स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शानदार क्लासेस में। आज वर्ग 10वां के गणित के चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में पढ़ाएंगे। यह प्रायिकता का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहला वीडियो में प्रश्न नंबर 10 तक पढ़ा चुके थे। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली अदृश्य देने के लिए निकालती है। इसका क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? चलिए क्वेश्चन कह रहा कि जो दुकानदार है उसके पास नर मछली भी है और मादा मछली भी है। तो नर मछली की संख्या कितना है? 5। तो इसलिए लिखे हैं नर मछली की संख्या बराबर 5, मादा मछली की संख्या बराबर 8। तो कुल मछली इसमें कितना है? तो लिखेंगे 5 + 8। 5 + 8 बराबर कितना है? तो 8 × 5 = 13 होगा। मतलब दुकानदार के पास कुल मछली की संख्या कितना होगा? 13। आप कहता है कि जब दुकानदार यादृच्छिक एक मछली को निकालता है तो इससे क्या प्रायिकता है कि निकाली गया मछली नर होगा। तो लिखेंगे नर मछली निकालने की प्रायिकता N/NS फार्मूला लगा दिए। अब नर मछली की संख्या कितना है? 5। अब कुल मछली की संख्या कितना है? 13। 5/13 यही आंसर। क्या आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित पहला नंबर में पूछा है 8 को करेगा, दूसरा नंबर पूछा है एक विषम संख्याओं को करेगा, तीसरा नंबर में पूछा है 2 से बड़ी संख्याओं करेगा, चौथा नंबर पूछा है 9 से छोटी संख्याओं करेगा। चलिए ऐसा प्रश्न को अच्छे से देखते हैं। देखिए एक प्रयोग में एक ऐसा घिरनी जैसा चक्री को घुमाया जाता है जिसमें 1 से 8 तक लिखा गया और इसमें घरों की संख्या पूरे 8 है। जब घूमने के बाद ये विश्राम में आता है तो कोई एक घर को इंगित करता है, मतलब चुनता है। तो ऐसा प्रश्न कर रहा है कि उससे क्या प्रायिकता होगा कि 8 को चुन लेगा या एक विषम संख्याओं का चुनेगा या 2 से बड़ी संख्या को चुनेगा या 9 से छोटी संख्या को चुनेगा। ठीक, कब? विश्राम में आने के बाद। चलिए देखते हैं। तो पहले जानते हैं यह प्रयोग में इंगित होने वाली संख्या कौन कौन है। तो हाँ, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से कहाँ तक? 8 तक लिख चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना संख्या है जो इंगित हो सकते हैं, मतलब चुने जा सकते हैं। इन प्रश्न जैसे उसने उठाया 8 को इंगित करेगा, मतलब 8 को चुनेगा। तो लिखे हैं 8 को इंगित करने की प्रायिकता N/NS फार्मूला लगाए हैं। अब 8 इसमें के गो है? गिनिए, एक ही गो ना, मतलब इतना संख्याओं में 8 के जगह है? एक जगह है। तो लिखेंगे 1। अब पूरा में घरों की संख्या कितना है? 8। तो लिखेंगे 8। मतलब इसका आंसर जो होगा 1/8। भारे लगा? फिर से देखना है कि इसमें 8 के जगह है तो एक जगह 1 लिखे। पूरा घरों की संख्या कितना है? 8 बट्टा में 8 लिख दिए, हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा गया कि एक विषम संख्याओं को इंगित करने की प्रायिकता। अब देखते हैं कि 1 से जो 8 तक घर है उसमें से विषम संख्याएं कै गो है और वह कौन कौन है।
गिन लेते हैं। तो 1 यहाँ पर है, फिर 3 आ गया, 5 होगा, 7 होगा। तो बताइए विषम संख्याओं की संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4। अब पूरा संख्या कितना है? 8। तो लिखेंगे एक विषम संख्याओं इंगित करने की प्रक्रिया, वहां फॉर्मूला लिख दिए NE/NS। अब देखते हैं कि इसमें विषम संख्या कै गो है? तो 4 गो, 1 2 3 4। तो लिखेंगे 4। अब पूरा संख्या के गो? 8 गो, तो पूरा लिखेंगे 8। मतलब कट जाएगा 2 मरतबे 1/2 आंसर। भारी लगा? चलिए जानते हैं तीसरा नंबर बोलता है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रक्रिया क्या होगा। ठीक है, तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी, तो 2 के छोड़ करके 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। मतलब 3 4 5 6 7 8 संख्या कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रक्रिया, तो हो गया कितना? 6। और बताइए पूरा संख्या कितना? 8। 6 के आधा कीजिएगा तो 3, 8 के आधा होगा 4। मतलब इसका आंसर होगा 3/4। भारी लगा? अगला क्वेश्चन है, कहता 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो लिखिए 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रक्रिया। तो जानते हैं कि जितना संख्या है सब है 9 से छोटी संख्या है। तो लिखेंगे कितना? 9 से छोटी संख्या सब है, तो संख्या कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गो संख्या है, तो कैसा है? 9 से छोटा है, तो लिखेंगे 8। अब पूरा संख्या कितना है? वो भी 8। एक मरतबे खत्म, इसका आंसर आएगा 1। तो क्या आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राशियों को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में पूछा है एक विषम संख्या का, दूसरा नंबर में पूछा है 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या, तीसरा नंबर पूछा है एक विषम संख्या का। मतलब एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। तो कहता है कि इसके क्या प्रक्रिया है कि विषम संख्या आएगा, या 2 6 के बीच आएगा, या अभाज्य संख्या आएगा। इस तरह से प्रश्न उसने पूछ दिया। लेकिन एक बात आप लोग का हम ये समझा दें कि मान लेते हैं कि यह पासा है, तो पासा है तो इसके अगर ऊपरी सतह पर एक आलू रहे तो उसके आंतरिक सतह पर, सबसे नीचे वाला सतह पर आप लोग जानते हैं कि 6 ही होगा। लेकिन ये बताइए कि अगर मान लिया कि सबसे ऊपर वाली सतह पर 3 आ जाए तो उसका आंतरिक सतह पर कितना आएगा? तो उसका आंसर है 4। कैसे आया ये सुनिए। मतलब ये नीचे वाला और ऊपर वाला, मतलब आमने सामने वाला, तो जोड़ते हैं तो वह 7 के बराबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो उसको अंदर 6 होगा, तो 6 या 1 7। उसी तरह से मान लेते हैं कि यहाँ ऊपर में आ गया हुआ 3, तो कुछ नहीं करेंगे, 7 में से 3 को घटा लेंगे, 4 आया, वही समझिएगा कि उसको अंदर में होगा। मानते हैं कि ऊपर सतह पर आ गया 2, तो कुछ नहीं करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे और लिखेंगे कि 5 जो आया उसको अंदर वाले भाग में होगा। जो अंदर वाली सतह है ना उसमें कितना होगा? 5। मानते हैं कि ऊपर में आ गया 4, तो इसके आंतरिक सतह पर जो होंगे कुछ नहीं करेंगे, 7 में से 4 घटा लेंगे, 3 आएगा। मान लेते हैं कि ऊपर वाला सतह में आ गया 5, तो आंतरिक सतह में क्या होगा? तो बस 7 में से 5 घटा लेंगे, बचा कितना? 2। इसका मतलब है कि अगर ऊपर आता है 5, अंदर आएगा 2। अगर ऊपर आता है 2 तो अंदर उसका आएगा कितना? 5। कहने का मतलब कि उसको ऊपर नीचे वाले जो सतह है उनको दोनों का योग करेंगे तो 7 के बराबर आ जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। वह ऐसी एक बेसिक चीज था, हमने आप लोग को बता दिया। अब कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो इसका क्या प्रक्रिया है कि अभाज्य संख्या आएगा।
तो पहले ये जाने कि पासे में सतह की जो संख्या होते हैं वह 6 होता है और हर एक सतह में 1 से लेकर के 6 तक लिखे रहते हैं। एक सतह में 1, फिर 2, 3, 4 इस तरह से 6 सतह में लिखा हुआ रहता है। तो इसलिए हम लिखे हैं पासे के सतहों पर लिखा गया संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन प्रश्न उसने कहा अभाज्य संख्या आने का, तो आप 1 से 6 तक में चुनिए अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, 5 है। तो कितने संख्या है जो इनमें अभाज्य है? 3 गो, 1, 2, 3। तो लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता फार्मूला लिखेंगे N/Ns। और सुनिए पूरे संख्या क्या गो है? अभाज्य संख्या 3 गो, तो लिखेंगे अभाज्य संख्या 3 गो। अब पूरा सतह की संख्या कितना? 6 बट्टा में लिखेंगे 6, काट देंगे 3 दूनी 6, मतलब इसका आंसर होगा 1/2। आया समझ में? एक बार फिर दोहरा लेते हैं। सतह में अंकित अंक कितना होगा? मतलब सतह में जो संख्या लिखा रहता 1 से लेकर के 6 तक रहता। प्रश्न उठाता है कि अभाज्य संख्या आएगा, तो यहाँ पर 1 से 6 तक में अभाज्य संख्या की संख्या 3 गो है। वह कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है। तो 3 गो आया, 1, 2, 3, ऊपर लिखे 3। पूरा सतह की संख्या 6, 3 दूनी 6 कट गया, इसका आंसर आएगा 1/2। बात करते हैं आगे। कहता है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच कौन कौन संख्या है? 3, 4, 5। कितने संख्या हो गए? 3 संख्या हो गया। कौन कौन है वो? 3, 4, 5 ऐसा संख्या जो 2 और 6 के बीच में है। तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने के प्रयोक्ता फार्मूला लिख दिए हैं, बस 3 है, तो ऊपर में लिखेंगे 3। आप पूरा सतह की संख्या 6, ये भी 2 मतलब इकट्ठा, इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। आया समझ में? बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के, बोलता है विषम संख्या आने की प्रयोक्ता। तो जानते हैं 1 से लेकर के 6 तक जो संख्या लिखा गया है उसमें विषम संख्या कौन कौन होंगे? तो यहाँ पर होगा कौन? पहला नंबर में 1 होगा, दूसरा नंबर में 3 होगा और तीसरा नंबर में 5 होगा। मतलब वैसा संख्या जिसमें 2 से हम पूरे भागा नहीं लगा सकते हैं, उसी को ना विषम संख्या बोलते हैं। तो 1, 3, 5, तो इसमें केगो संख्या जो विषम है? 3 गो, तो लिखेंगे 3। अब पूरा सतह के गो, तो 6 गो, काट देंगे 2 मतलब इसका भी आंसर 1/2 होगा। आया समझ में? तो मतलब अभाज्य संख्या पूछ दिया, वो भी 1/2 आंसर आया है। 2 और 6 के बीच पूछा, उसका भी आंसर 1/2 आया। और विषम संख्या पूछा, उसका भी आंसर 2 ही आया है। क्या बात है, तीनों का आंसर 1/2 आया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14वां की ओर। गड्डी में कुल पत्तों की संख्या 52 होते हैं और यह 4 भागों में बंटे होता है, जो 13-13 भाग में बंटे होते हैं। पहला नंबर में है ईंट का पत्ता, वो इस तरह से होते हैं, यह भी 13 गो होता है। बात करें काला पान की, वह भी 13 गो होता है, जो इस प्रकार होता है। ठीक, उसके बाद करते हैं बात चिड़ी का। यह है चिड़ी का पत्ता, जिसका संख्या 13 होते हैं। बात करें लाल पान की, वह भी 13 होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार चारों मिला करके पूरा एक गड्ढे में पत्तों की संख्या 52 हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां कहता है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में पूछा है लाल रंग
का बादशाह। दूसरा नंबर पे पूछा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा नंबर पे पूछ दिया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा नंबर पे पूछा है पान का गुलाम। पांचवा नंबर पे पूछा है हुकुम का पत्ता। छठा नंबर पे पूछा है ईंट का बेगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां को हम लोग हल करते हैं। देखते हैं 14वां के 1 जो कहता है लाल रंग का बादशाह। देखिए लाल रंग का जो बादशाह होता है उसकी संख्या 2 होते हैं। कौन कौन? एक होता है जो ईंट वाला पत्ता में बादशाह होता, दूसरा होता है लाल पान। ये दोनों मिला करके देखिए तो दोनों लाल ही कलर का है, इसलिए बोला है लाल रंग का बादशाह आने की परीक्षा। तो आप बताइए जो लाल रंग का बादशाह हुआ उसकी संख्या कितना हो गए? 2 हो गए। अब पूरा एक गड्ढे में पत्ते की संख्या कितना आ गया? 52। तो हम लोग लिखेंगे लाल रंग का बादशाह आने की परीक्षा। तो यहाँ पर लिखेंगे है कितना? 2। अब पूरा कितना एक गड्ढे में पत्ता की संख्या है तो लिखेंगे 52, कट जाएगा 26 मरतबे, मतलब इसका आंसर आएगा 1/26। भारी लगा? चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। इसमें दिया गया कहता एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब एक गड्ढी में तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12 होता है, जिसमें बात करें लाल पान का तो लाल पान में तस्वीर वाले पत्ते की संख्या होते 3। नाम है गुलाम, बीबी, बादशाह। ठीक, फिर देखते हैं बात करते हैं चिड़ी का तो ये हुआ गुलाम, बीबी, बादशाह। फिर बात करते हैं ईंट का तो उसको में भी आएगा गुलाम, बीबी, बादशाह। उसके बाद बात करें काला पान का, उसको में भी आएगा गुलाम, बीबी, बादशाह। तो यहाँ पर पूरे जो गड्ढी एक गड्ढी है उसमें पूरे तस्वीर वाले पत्ते की संख्या आते हैं कितना? 12। तो लिखेंगे एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की परीक्षा। तो लिखेंगे कितना? 12। अब पूरा पत्ती कितना? 52, कट जाएगा 6 दूनी 12, 26 दूनी 52। फिर इसको काट दीजिए 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, मतलब 3/13 आंसर। भारी लगा? चलिए तीसरा में पूछा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखते हैं लाल रंग का कौन कौन होता है। एक होता है ईंट। ईंट का जो पत्ता होता है वो लाल रंग का ही होता है। उसमें भी 3 गो होते हैं, गुलाम, बीबी, बादशाह। और एक आता है लाल रंग लाल पान का, इसमें भी आते हैं गुलाम, बीबी, बादशाह। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्तों की संख्या हो गया कितना? 6। अब कहते हैं कि लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता आने की परीक्षा। तो लिखेंगे 6। अब बट्टा पूरा कितना हो जाएगा? 52, यानी इसका आंसर होगा, काटेंगे 3 मरतबे, यहाँ काटेंगे 26 मरतबे, इसका आंसर होगा कितना? 3/26। आया समझ में? देखिए कहता लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ते की संख्या हो गया 6। 3 गो होता है लाल पान का और 3 गो हो गया ईंट वाला। तब 3 और 3 कितना हो गया? 6। पूरे पत्ते की संख्या हो गया 52। 6/52 लिख दिए, 3/6 आंसर इसका, 3/26 आंसर इसका हो गया। बात करते हैं पान का गुलाम आने की परीक्षा। कितना क्वेश्चन नंबर है? 4था। देखते हैं पान का गुलाम कौन है। चलिए जानते हैं पान का गुलाम आने की परीक्षा। तो पान का जो गुलाम होता है उसका संख्या 1 ही होता है। आप सुनिए पान का गुलाम आने की परीक्षा तो 1। अब पूरा पत्तों की संख्या हो गया 52, लिख देंगे, इसका आंसर हो गया कितना? 1/52। बात करते हैं हुकुम की पत्ता। तो हुकुम की पत्ता मतलब इसकी संख्या आता है 13। तो लिखेंगे 13। अब बाट्टा में लिखेंगे पूरे 52, 13 चौका 52, मतलब यानी 1/4 आंसर। बात करते हैं एक ईंट का बेगम आने की परीक्षा। ईंट का एक बेगम आने की परीक्षा। तो
एक ही को ईंट का बेगम होती है, तो 1/52। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 15वां, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्को को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच एक पत्ता निकाला जाता है। पहला नंबर पूछा इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है, और दूसरा नंबर पूछ दिया है यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसका क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, ए में पूछा है एक इक्का है, बी में पूछा है बेगम है। ऐसा प्रश्न उसने कर दिया है। जानते हैं यहाँ पर बोला गया है 5 पत्ता, वो भी काची का, ईंट का। वो भी किसका पत्ता रहेगा? ईंट का। बोलता है ईंट का दाहला, ईंट का गुलाम, ईंट का बेगम, ईंट का बादशाह और ईंट का इक्का को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है। तो बता सकते हैं पत्तों की संख्या कुल कितना आ गया? 5। कहता है कि बेगम आने की प्रायिकता, तो बेगम इसमें 1 है, तो 1/5। भारी लगा, लेकिन वास्तव में जानते हैं बेगम ही निकल जाती है, तो उसको अलग रख दिया था। मतलब ये निकल गई, इसको अलग रख दिया गया। तो आप बताइए कुल पत्तों की संख्या इसमें कितना रहा? 4। 1 2 3 4। पहले से था 5। बेगम आने की प्रायिकता था, बेगम है, उसको कहा प्रश्न में ही कहा कि उसको अलग हटा दिया जाए, हटा दिए। तो आप जो पत्तों की संख्या बचा वो कितना बचा? 4। तो लिखेंगे अब कुल पत्तों की संख्या बराबर 4। अब कहता है कि इसको से फेंट करके एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसका क्या प्रायिकता है कि प्रश्न ए में बोला है इक्का आने का, तो इसमें तो एक इक्का है, तो इक्का आने की प्रायिकता बराबर 1/। आप बताइए पत्तों की संख्या कितना है? 4। एक यह आंसर आया। इक्का आने की प्रायिकता 1/4, क्योंकि इसमें एक इक्का है, तो इक्का आने की प्रायिकता कितना? 1/4। अब एक और प्रश्न बोला है बी में, बोल दिया है एक बेगम आने की प्रायिकता। बेगम तो इसमें नहीं है, बेगम निकल गई, तो अब बेगम आने की प्रायिकता तो 0/4 यानी 0। कोनो भारी लगा? सिंपल प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 16, इसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगा? ध्यान दें, खराब पेन की संख्या है दिया गया है कितना? 12। अच्छे पेन की संख्या दिया गया है 132। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कुल पेन की संख्या कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे 12 प्लस 132 मतलब 144 आएगा। लिखेंगे तो कहता है कि एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसका अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगा? तो लिखेंगे अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता। तो बताइए अच्छे पेन का कितने हैं? पूरा 132। तो लिखेंगे 132। कुल पेन की संख्या कितना है? 144। चलिए इसको काटने के लिए सोचते हैं। काटिए। बार बरहा 144, 11 से अगर गुना करेंगे 12 में, वो भी 132 खत्म हो जाएगा। मतलब इसका आंसर आएगा 11/12। आया समझ में? ध्यान दीजिए, कहता है कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। तो आप बताइए दोनों मिल गया तो इस मिश्रण कितना क्या हो गया? 144 बन गया, जिसमें कुल पेन की संख्या हो गया। कहता है अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता, तो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा पेन की संख्या 132, तो 132 बट्टा कुल पेन की संख्या कितना होगा? 144। काट दिए, 11 को पढ़ेंगे 12 मरतबे 132 आएगा, 12 का पढ़ेंगे 12 मरतबे 144 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 11/12। क्वेश्चन नंबर 17,
20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इससे क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? चलिए 17वां का 1 है। कारा 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो लिखे ना कुल बल्बों की संख्या बराबर 20, क्योंकि 20 बल्ब है। उसको में से खराब कितने हैं? 4, तो लिखे हैं खराब बल्ब की संख्या बराबर 4। तो अब सुनिए इसमें अच्छे बल्ब क्यों होंगे? तो बस 20 में से 4 को घटा लेंगे, जो बचेगा 16 वह अच्छा बल्ब है, क्योंकि पूरा बल्ब की संख्या है 20, इसी में खराब भी है 4, तो अच्छे क्यों होंगे? 20 में 4 घटाएंगे 16 को अच्छे बल्ब। अब कहता है प्रश्न उठा दिया खराब बल्ब आने की प्रायिकता। अब खराब बल्ब की प्रायिकता पूछ दिया, तो आप बता सकते हैं कि खराब बल्ब कितने हैं? 4, कुल बल्ब की संख्या कितना है? 20, तो लिखेंगे खराब बल्ब की आने की प्रायिकता 4/20, 5 मरतबे कट जाएंगे, मतलब 1/5 आंसर होगा। ध्यान दे प्रश्न उठाया था कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, तो हमने लिखा कुल बल्बों की संख्या 20, खराब बल्ब की संख्या 4, अच्छे बल्ब की संख्या 20 में से 4 घटा लिया 16 आया। अब उसने कहा खराब बल्ब आने की प्रायिकता, कुछ नहीं किए थे, खराब है ऊपर लिखे, कुल बल्ब की संख्या नीचे 5 मरतबे कट गया, 1/5 आंसर हो गया। चलिए ये 17वां का पहला क्वेश्चन था। बात करते हैं 17वां के दूसरा क्वेश्चन का। 17वां के दूसरा में दिया गया, मान लीजिए ओवन में निकाला गया खराब बल्ब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्ब के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। से क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? सुनिए कारा कि जो 20 बल्ब था, तो उसमें से जो बल्ब निकला है वह खराब नहीं है। एक मतलब क्या है? वह अच्छा है। तो आप बता सकते हैं एक बल्ब तो निकाल दिया गया और उसको अलग हटा दिया गया, तो लिखेंगे अब कुल बल्ब की संख्या तब 20 - 1, क्योंकि एक घटाया है 1, तो कितना आ गया? 19। अब बल्ब की संख्या कितना है? 19, क्योंकि जो बल्ब निकला है वो अलग हटा दिया गया है, इसमें रखा उखा नहीं गया। अब कहता है कि जो बल्ब हटा है वो खराब नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? अच्छा है। तो आप बताइए जो यहाँ पर अच्छे बल्ब की संख्या पहले से था कितना? 16, उसी में से नहीं घटेगा। कि कहता है कि जो बल्ब हटा है वह खराब बल्ब नहीं है, इसका मतलब अच्छा है वही हटा है, तो लिखेंगे अच्छे बल्ब की संख्या, तो 16 - 1 बराबर इसका आ जाएगा कितना? 15। जो अब अच्छे बल्ब बचे कितना बचे? 15, वही हट गया है। आप बताइए खराब तो ज्यों के त्यों है, पहले था उतना ही अभी भी है, तो खराब बल्ब की संख्या बराबर 4। आप कहता है खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब नहीं कितना है? अब 15, तो लिखेंगे 15 अब कुल बल्ब की संख्या कितना है? 19 अब है, तो 19 आंसर हो जाएगा। हो गया आंसर। क्या आता है समझ में? क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित अंक होगी। पहला नंबर में प्रश्न किया है 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा नंबर में प्रश्न किया है एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा नंबर प्रश्न किया है 5 से विभाज्य एक संख्या। ध्यान दीजिए बोला है कि डिस्क कैसा है, तो हर एक डिस्क पर मतलब कुछ संख्याएं लिखल है, एक संख्या, कोई पर 1, किसी पर 2, तो किसी पर 3, किसी पर 4, इस तरह से शुरुआत 1 से किया है, लिखा है 90 तक। हमने भी शुरू कर दिया 1 से और 90 तक लिख दिया। ठीक,
अब इतना तक लिखल है, लेकिन उसने प्रश्न किया 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक वाले से 1 है तो यह 1 अंक वाली है, लेकिन जैसी बात करें 10 के तो यह 2 अंक वाली है। कौन कौन? इसमें एगो 1 है, एगो 0 है, तो ये 2 अंक वाली हो गया। 11 ये भी 2 अंक वाली संख्या है, तो यहाँ से शुरुआत होता है 2 अंक वाली संख्या की। तो आप गिनते हैं कि 2 अंक वाली संख्या कितने हैं, तो ये आ जाएंगे 81 को। गिनने पर कितना आएंगे? 81 संख्या है ना जो 2 अंक वाली है, क्योंकि 90 में से यहाँ तक 90 संख्या उसको घटा लेंगे, और नहीं तो यहाँ से गिनना शुरू कीजिएगा तो यहाँ से गिनते आ जाएगा तो कितना इसका आ जाएगा मान 81 हो जाएगा। 81 संख्या है जो 2 अंक वाली है, तो लिखेंगे 2 अंकों की एक संख्या आने की परीक्षा 81/90। ठीक, 9×81 10×90 मतलब होगा 9/10 आंसर। चलिए दूसरा नंबर में है एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की परीक्षा। तो जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या वैसा संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 9 है, 16, 25, 36, 9×9=49, उसके बाद 64, 81, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। आप सुनिए, जब इसको गिनिएगा तो ये आ जाएगा कितना 9। जैसे मान लेते हैं यहाँ हो गया 1, ये लाइन में 2, 3, 3 3 1 4, ये लाइन में 5 5 5 6 7 8 9, तो लिखेंगे 9। अब पूरा कितना है 90 गो, कट जाएगा 9 दहियों 90, मतलब इसका आंसर होगा 1/10, मतलब इसका आंसर होगा 1/10। कोई दिक्कत? बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन को। कहता है 5 से विभाज्य एक संख्या आने की परीक्षा। तो 5 से विभाज्य एक संख्या आने की परीक्षा, तो कौन कौन संख्या है जो 5 से विभाज्य है देख लेते हैं। एक ये संख्या है जो 5 से विभाज्य है, और 5 दूनी 10, एक ये संख्या है जो 5 से विभाज्य है। और सुनिए 5 तिया 15 ये भी है, 5 चौका 20, 5 पच्चे 25 ये भी है, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 19 अट्ठी 40, 5 नवा 45, 5 दहियो 50, एक बाद हो जाएगा 55, 55 के बाद हो जाएगा 60, 60 के बाद होगा 65, 65 के बाद हो जाएगा 70, 70 के बाद हो जाएगा 75, 75 के बाद हो जाएगा 80, 80 के बाद होगा 85, और 85 के बाद होगा 90। चलिए गिन लेते हैं इसे। 1 2 2 हो गया, 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गिनला पर कितना आ गया? जो 5 से विभाज्य है 18 आता है। तो लिखेंगे 5 से विभाज्य एक संख्या आने की परीक्षा, आने की प्रायिकता, आने की परीक्षा। तो बता सकते हैं आया कितना 18, पूरा कितना है 90 डिक्स है। 18/90, 18 पच्चे 90 यानी 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19वां कहता है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। देख सकते हैं ABCDE। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इससे क्या प्रेरित है कि प्रश्न
एक में कहता है ए प्राप्त होने की प्रायिकता, दूसरा प्रश्न कहता है डी प्राप्त होने की प्रायिकता। ध्यान दिया जाए जो इस तरह से अंकित है ABCD का लेटर, जिसमें ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो कितने जगह पर ए है, तो 2 जगह पर। कुल सतह की संख्या कितना है, तो 6, जिसमें 2 सतह पर ए लिखा हुआ है। तो लिखेंगे ए प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 2 बट्टा पूरा कितना है 6, काट देंगे 3 मरतबे, यानी इसका आंसर होगा 1/3। भारे लगा। देखिए यहाँ पर पासा जो है इसमें 2 जगह पर ए है, तो इसीलिए 2 लिखे ऊपर। पूरा पासा में जो सतह है 6 बट्टा में 6 लिख दिए, 2/6 कट गया 3 मरतबे, 1/3 आंसर। बात करें दूसरा प्रश्न की, इसने कहा डी प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए इसमें डी कितने सतह पर है, तो मात्र एक ही सतह पर डी है। तो लिखेंगे डी प्राप्त होने की प्रायिकता, तो 1 बट्टा, अब पूरा सतह की संख्या कितना है 6, लिखेंगे यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसका क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ध्यान दीजिए इस तरह से चित्र दिया गया है, ABCD एक आयत है, इसके अंदर एक वृत्त है, तो इस वृत्त का जो व्यास है 1 मीटर है। तो लिखे हैं आयत की जो लंबाई दिया है 3 मीटर, तो लिखे आयत की लंबाई बराबर 3 मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर दिया गया है 2 मीटर, लिख दिया है 2 मीटर। ठीक है, वृत्त का व्यास दिया है 1 मीटर, लिख दिया 1 मीटर, लेकिन इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 1/2 होगा, मतलब वृत्त का त्रिज्या बराबर 1/2। अब हम लोग पहले क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला था लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, लंबाई दिया है 3 मीटर, तो 3, चौड़ाई दिया है 2, मतलब 3 गुने 2 बराबर 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर आ गया। क्या आया ये, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला था πr²। तो ध्यान दीजिए पाई का जो मान होता, पाई का मान नहीं रखिए, पाई के पाई छोड़िए, आर का मान दिया गया 1/2 गुने, दोबारा लिखेंगे आर का स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर हो जाएगा, लिखेंगे पाई 1/2 गुने 1/2 बराबर आएगा पाई बट्टा कितना 4, ऐसा होगा। ध्यान दीजिए पाई के पाई लिखे, 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 गुने 1/2 दूसरा लिख दिया। अब सुनिए यहाँ पर पाई के पाई लिखा गया और 1 से गुना होगा, कोई दिक्कत ना आया, इतना ही आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और 2 दूनी 4 बट्टा में 4 चला गया। अब लिखिए पता है का चे, अब लिखेंगे वृत्त में पासा आने की प्रायिकता, वृत्त में पासा आने की प्रायिकता। तो वृत्त में पासा आने की प्रायिकता, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना है π/4, अब बट्टा आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आया कितना 6, मतलब मेन आधार तो यह है, इसको लिखेंगे π/4 गुना 1 बट्टा कितना 6, मतलब इसका आंसर आएगा π/24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। अतः 144 बॉल पेन के एक समूह में
20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देता है। इससे क्या प्रायिकता है कि पहला में पूछा है आप वह पेन खरीदेंगे, दूसरा में पूछा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ध्यान दें, लिखा गया है कुल जो पेन की संख्या है वह है 144। मतलब जो बॉल पेन की संख्या कुल कितना है 144 लिख दिए हैं। कुल पेनों की संख्या बराबर 144। इसको में से खराब है जो 20 गो है, तो लिखे खराब पेनों की संख्या बराबर 20। तो आप बताइए पूरा है 144, खराब ही इतना, तो अच्छे पेन कितना होंगे? तो पूरा में से खराब घटा लेंगे, अच्छे बचेंगे। तो लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या बराबर 144 माइनस 20, बच गया 124। ये क्या है 124 आया, ये क्या है अच्छा पेन है। प्रश्न उठाया आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो, ठीक है। तो देखिए बराबर 124 बट्टा 144, इसको काट दीजिएगा तो इसका आधा हो जाएगा 62, इसका आधा हो जाएगा 72, इसका आधा हो जाएगा 31 और इसका आधा हो जाएगा 36। यानी सही आंसर 31 बट्टा 36 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो खराब पेन की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे 20 बट्टा 144, इसका आधा होगा 10, इसका आधा 72, इसका आधा 5, तो इसका आधा 36। मतलब इसका आंसर आएगा 5 बट्टा 36। क्वेश्चन नंबर 12, उदाहरण 13 को देखिए। 1, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 में दो पासाओं को एक ही बार फेंका जाता है और सारे परिणाम को यहाँ लिख दिया गया है। उसी तरह से हमने भी लिखा है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर शुरू किया है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर शुरू किया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। मतलब इस सारा परिणाम को लिख दिया गया। यहाँ से प्रश्न जिसमें उठा है कि 2 मतलब दोनों पासा पर जो संख्या आया उसका योग करेंगे तो 2 आना चाहिए। उसका क्या प्रायिकता होगा? तो दोनों पासा पर जो संख्या आया 1 1, दोनों को योग करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। उसका प्रायिकता क्या होगा? तो एक ही जैसा है ना, जिसके योग करने पर 2 आएगा। तो इसका आंसर खुद ही लिखा 1 बट्टा 36। 36 कहाँ से लाया? पूरा जो ये घटना है ना उस सब का कितना है 36, इतना बार प्रयोग किया गया, 36 पूरा आया। अब सुनिए, इसके बाद कहा योग करला पर 3 आ जाए। तो देखिए तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो ये दोनों आ गया। तो बताइए पूरा का मान 36, 2 को ऐसा मान है जिनका योग करने पर 3 के बराबर आता है। तो लिखेंगे ये 2 गुना है तो ऊपर लिखेंगे 2, अब पूरा कितना है 36। बात करते हैं आगे की। दिया है दोनों पासाओं का योग है, वो दिया है कितना 4। तो देखिए तो कौन कौन ऐसा होगा? 3 और 1 4, 2 और 2 4 और 3 और 1 4। ये 3 ऐसा आ रहा है, 3 जगह ऐसा है जिसमें संख्याओं का योग करने पर 4 प्राप्त होता है। तो 1 2 3, तो लिखेंगे 3। अब पूरा कितना जगह है 36 लिखेंगे। आगे बात करते हैं 5 लाने का। तो 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5 और 1 4 5, इतना सारा आ गया। लिखेंगे कितना 1 2 3 4। तो लिखेंगे कितना
4 बट्टा पूरा बोलिए 36 होगा। आगे बात करते हैं 6 लाने का। तब 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6। सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जुट गया 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 5 बट्टा 36। आ रहा समझ में ना। आगे बढ़ते हैं। योग करना पर 7 आ जाए। 6 1 7, 2 5 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 6 1 7। ये देखिए तिरछे तिरछे मिलेंगे। लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। लिखेंगे 6 बट्टा 36। आगे बात करते हैं। संख्याओं का योग लाना है 8। देखिए तो बना हुआ है, फिर भी देख लेते हैं एक नजर। तो ये देखिए 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। इसको कर लीजिए इस तरह से। कितना 1 2 3 4 5 गुना 5 ना। तो लिखेंगे 5 बटा 36 खुद ही लिखा। आगे बात करते हैं संख्याओं का योग 36 लाने का। तो संख्याओं का योग 9 लाने का। 6 3 9, 4 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9। लिख लीजिए इसको। देखिए 1 2 3 4, तो इसको लिखने 4 बट्टा 36। अब बात करते हैं संख्याओं कितना लाने का 10। देखते हैं 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10। इसको क्या करेंगे, इसे घुमा लेंगे। लिखेंगे 1 2 3 हो गया 3 बट्टा 36। बात करते हैं 11 लाने का। 6 5 11, 5 6 11। इसको ऐसे कर दीजिए, देख लीजिए जो होगा। तो लिखेंगे 2 बट्टा 36। अब लाना है 12। तो 6 6 12 वो खुद बना रहा। तो इस प्रकार से हमने पूरा इसको कर दिया। विश्वास है कि आप लोग का समझ में आया। नंबर 23वां। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की परिकलित कीजिए। ध्यान दीजिए, कहता 3 सिक्का। मान लेते हैं एक यह सिक्का, यह सिक्का, यह सिक्का। हो सकता है कि तीनों पर चित ही हो, हेड हेड हेड। या हो सकता है कि तीनों पर पट ही आ जाए, मतलब टेल टेल टेल, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सारा परिणाम देखेंगे तो पूरा जोड़ा पर आ जाए कितना 8। तो देख लीजिए लिख चुके हैं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, इस तरह से। तो आप सुनिए, चित के लिए हेड का लिखते हैं और पट के लिए टेल लिखते हैं। मतलब चित के लिए एच लिखेंगे और पट के लिए टी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों सिक्का को उछाला गया तो इसका परिणाम जो आएगा वो 8 हो गया। अब कहता है कि हनीफ जो है अगर तीनों सिक्के पर बराबर परिणाम आता है, जैसे हो सकता है कि तीनों पर अगर मान लिया कि हेडे आ जाए तो, या तीनों पर टेल आ जाए तो हनीफ खेल को क्या हो जाता है, जीत जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, मतलब है या तो तीनों पर जीत आएगा या तो तीनों पर पट आएगा, ऐसा नहीं हुआ तो हनीफ खेल को क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो कहता है कि हनीफ को हार जाने की प्रतिज्ञा ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है, यदि तीनों पर जीत आ जाए या तीनों पर पट आ जाए तो हनीफ खेल को जीतेगा, और नहीं तो वह खेल का हो जाएगा, हार जाएगा। हनीफ कब खेल जीतता है, जब तीनों पर एक ही चीज आ जाए। तो देखिए तो यहाँ पर तीनों पर एक ही चीज और यहाँ पर तीनों पर एक ही चीज।
तो ये दो जगह ऐसा है जिससे हनीफ को कहा सकता है जीत हो सकता है, लेकिन कहा गया प्रश्न में कि हनीफ को हार जाने की परीक्षा होता है। तो हनीफ को हार जाने की परीक्षा हनीफ को हार जाने की परीक्षा अब बताइए, हनीफ को हारना ना है, इसको फॉर्मूला लिखेंगे NE/NS। तो यहाँ पर दो जगह में वो जीतेगा, या तो हेड 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 या टेल टेल टेल, यही दो जगह पर कहाँ जाएगा वो जीतेगा। और नहीं तो जितना परिणाम ये सब आएगा इतना में वो क्या हो जाएगा, हार जाएगा। हमको हारने की परीक्षा बोला है, हम इससे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 का लिखेंगे 6 पूरा बोलिए 8 होंगे, काट दीजिए 3, इसको काटिए 4, मतलब इसका आंसर आएगा 4। समझ में ये आंसर जो है किसका है, तो हनीफ को हार जाने की परीक्षा। नंबर 24 कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या परीक्षा है कि पहला नंबर प्रश्न किया 5 किसी बार नहीं आएगा, दूसरा नंबर प्रश्न किया 5 कम से कम 1 बार आएगा। ध्यान दो, कहता है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तब वन में पूछा 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो में पूछा 5 कम से कम 1 बार आएगा। ध्यान दीजिए, जिस तरह से हम लोग हल किए थे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें बताया गया था 2 पासे को एक ही बार उछाला जाता है, उसी प्रकार से इसमें पासा है एक ही, लेकिन फेंका जाता है कितनी बार, 2 बार। तो क्वेश्चन वही हो गया लगभग, जिस तरह से उसमें लिखे थे 1 1 1 2 1 3, उस तरह से इसमें भी लिख दिए। ठीक, अब कहता है प्रश्न उसने किया है 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 कौन कौन से स्थान है जहां पर, तो यहाँ पर 5 वाला को अलग हटाइए, मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 5 है, और है यहाँ 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 और यहाँ। मतलब गिनने पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 को जगह ऐसा है जहाँ पर 5 आता है, तो नहीं आना चाहिए, तो 11 को छाट लीजिएगा, तो पूरा है 36, उसको में से 11 हटा लीजिए तो आ गया 25 जगह ऐसा है जहाँ पर 5 नहीं आएगा। तो लिखेंगे 5 किसी भी बार नहीं आने की परीक्षा, तो 25, अब पूरा कितना है 36, ये आंसर हुआ। कहता 5 नहीं आना चाहिए, तो जब 5 है उसको हटा लिए, तो यह संख्या 11 था, तो उसको हटा लेंगे 36 में से, तो बच गया 25, इसलिए लिखे 25/36। दूसरा प्रश्न किया 5 कम से कम 1 बार आने की परीक्षा, तो ध्यान दिया जाए जो ये हम घेर चुके हैं इसमें समय 5 आता है, तो ये कितना संख्या है 11, तो 11/36 आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट या प्रत्येक बार है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की परिकता 1/3 है। असत्य होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रत्येक परिणाम की परिकता 1/3 होगा। असत्य बोलेंगे क्योंकि यह असंभव वाली कहानी है, इसको लिख सकते हैं असत्य। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ 1/3 ही होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, कहता यदि एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की परिकता 1/2 है। ध्यान दिया जाए, एक जो पासे पर अंकित अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक होता है,
1 2 3 4 5 6 तक। अब कहता है कि सम संख्या का परिघ क्या होगा। पहला नंबर में बोल रहा विषम संख्या का, तो यहाँ पर ये और ये विषम संख्या है, मतलब 3 गो विषम संख्या हो गया। तो लिखेंगे 3/6, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आ जाता है। और सुनिए, लेकिन कहता और सुनिए, अगर पूछता सम संख्या की परिघता तो वह भी है 1 2 3, तो इसका भी सम वाला में लिखेंगे 3/6 और 1/2, मतलब इसका आंसर आएगा 1/2। मतलब सम का है तैयो और विषम का है तैयो, इसका 1/2 आ रहा, सम में भी और विषम में भी, तो इसका आंसर होगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आया ना समझ में?